नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात पंजाब की, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने ड्रग्स की समस्या पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कई बरसों से पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते जाल पर प्रशासनिक तबकों में साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उन्होंने महसूस किया कि पंजाब में ड्रग माफिया और पुलिस वालों के बीच साठगांठ है, इसलिए उन्होंने 10,000 पुलिस वालों के तबादले कर दिए हैं और अभी आगे भी बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डीजीपी गौरव यादव के साथ एक बैठक भी की, जिसमें कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक के तबादले करने का फैसला लिया गया। पंजाब में नशीले पदार्थों का जो कारोबार है ज़बरदस्त ढंग से चल रहा था, जिसमें पुलिस वाले ही नहीं, नेताओं तक का संरक्षण ड्रग माफिया को मिला हुआ था। कई नेताओं के घर में ड्रग्स बरामद भी हो चुके हैं और अब ये पंजाब की सबसे बड़ी एक तरह से समस्या है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पुलिस वालों के तबादले से ड्रग्स माफिया पर क्या नियंत्रण हो पाएगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आम लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आम पार्टी ने वादे किए कि असी ਜਿਹੜੇ वादे पहला कांग्रेस पार्टी करके आई सी, ਉਹੀ वादे आम पार्टी ने किए भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। पर 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਗਾ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਗਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਖੋਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਘਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ SSP ਬਦਲ ਦਿਓ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ अपना घर सुधार लो, इत्थे नशा बंद करो। तो इस समय पुलिस प्रशासन पंजाब में पंजाब सरकार के साथ मिलके जो सख्ताई कर रही है, जो लोग नशे को अपना बिजनेस बना चुके हैं, उसी से ही वो लोगों में नशा फैलाते हैं और अपना कारोबार बना चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि एक पंजाब पुलिस की और पंजाब सरकार की अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि इसको रोकथाम करने के लिए उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। नशे के बारे में पंजाब में जो आजकल जो नशा फैल रहा है वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इसमें छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा हर बंदा नशे की चपेट में आ चुका है आज की डेट में। तो पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह। पंजाब में एक बार फिर ड्रग के मसले पे जो पंजाब की सरकार है, उन्होंने काफ़ी बड़े डिसीज़न लिए हैं। सबसे बड़ा डिसीज़न ये लिया है कि मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन से मीटिंग ली सारे बड़े अधिकारियों की, और जिसमें जैसे डिप्टी कमिश्नर थे और डिस्ट्रिक्ट के SSP से उनसे बातचीत की, क्योंकि ड्रग ओवरडोज के कुछ मामले सामने आए। उसके बाद सरकार ने उनको एनालाइज़ किया और देखा कि जो ड्रग इनफ्लो है वो उसकी जो चेन है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये ड्रग स्मगलिंग और जो ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं वो पंजाब में लगातार आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि सरकार ने जब एनालिसिस किया और उसके बाद क्या डिसीज़न लिया। उन्होंने लगभग 10,000 के करीब पुलिस के कर्मियों को अलग अलग जगह पे तबादला किया। ये भी पाया गया, ये भी देखा गया कि हो सकता है कि जो लोकल पुलिस है, जो काफ़ी समय से वहाँ पे सेम पुलिस स्टेशन में या सेम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी नेक्सस के पार्ट ना हो। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये ड्रग्स उस समय भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी लोगों को आश्वासन दिया था कि ड्रग्स को लेके हम बहुत सीरियसली काम करेंगे और ड्रग्स की जो चेन है उसको हम ब्रेक करेंगे। तो अभी दोबारा से जब इसका एनालिसिस किया तो उसके बाद ये नई स्ट्रेटजी जो आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने बनाई है
और साथ के साथ सभी अधिकारियों को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको कहा है कि डे टू डे इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। इवन पुलिस के पास कुछ इनपुट्स थी जो मुख्यमंत्री से शेयर की, और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी ये बात बताई गई कि कैसे ये ड्रग्स का जो यहाँ पे स्मगलिंग चल रही है पंजाब में, इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। और अब इसकी डे टू डे जो रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखते पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो अभी सरकार ने, पंजाब सरकार ने अडॉप्ट की है, ये देखना है ये कैसे आने वाले दिनों में ड्रग की स्मगलिंग को पंजाब में कम करते हैं, और जैसे नशा क्रॉस द बॉर्डर भी आ रहा है और कई जगह पे स्मगलिंग भी हो रही है, उस पर कैसे नकेल डालते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह शीना, फॉर NDTV, चंडीगढ़। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब के पूर्व DGP शशिकांत जी मौजूद हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जो राज्य सरकार ने कदम उठाया, क्योंकि परेशानी होगी, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है पंजाब की है और बहुत समय से चली आ रही है। देखिए, मैं समझता हूं जो पंजाब सरकार ने उठाया है कदम, ये थोड़ा लॉपसाइडेड है और एक नी जर्क रिएक्शन है। आमतौर पे व्यू ये चल रहा है कि पिछले जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है, उनके बंदों की कुछ जो खड़े हुए थे कैंडिडेट्स की हार हुई, और अब हमारे विधानसभा इलेक्शन भी जलंधर में होने जा रहा है। ये एक सिनिस्टर तरफ इशारा करता है। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब पुलिस के एम्प्लॉयज ही ड्रग स्मगलिंग में थे? इसका मतलब है कि सीएम साहब को पता नहीं कि ड्रग स्मगलिंग का धंधा कैसे चलता है। ये ऊपर से शुरू होता है, उसका एक पूरा एक वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है, और इसमें इन्वॉल्व सभी हैं। इसमें चाहे कोई काफी सारे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, ब्लैक लेब जिनको हम काली भेड़ कहते हैं, ब्लैक शीप कहते हैं। बट वो ब्लैक शीप सिर्फ कांस्टेबलरी में नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि कांस्टेबलरी के ऊपर वाले रैंक्स में हैं, उनके बारे में भी नाम उठता आया है कि वो भी इनका नशे की जो स्मगलिंग है इसमें काफी सारा इनका इन्वॉल्वमेंट है और इसमें काम कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि देखिए, 3 साल की जो पॉलिसी उन्होंने लगा कि 3 साल एक स्थान में रहना नहीं रहेगा, क्या ये पॉलिसी अच्छी है? नो डाउट। क्या यह सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही है? दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए क्यों नहीं? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है, जो हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट है, उसमें भी ड्रग स्मगलिंग का कारण यही है कि वहां पे जो लोग बैठे हुए उनके वहां पे रूट्स बन चुके हैं, उनकी अपने तालमेल बन चुका हुआ है, वो हफ्ता खाते हैं, खिलाते हैं। आज की तारीख में बदकिस्मती सिस्टम तो यही है कि खूब खाओ, खूब खिलाओ, वहां पे रहो। और ट्रांसफर्स जब होते हैं, कोई भी ट्रांसफर्स होते हैं मैडम, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल भी काफी इन्फ्लुएंस चलता है। लोग सिफारिशों के लिए पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। उनको छोड़ के आप सिर्फ एक कांस्टेबल, वो भी इतनी तादाद में, इसी को अगर वो ध्यान से करते कि जिनके खिलाफ वो एलिगेशंस हैं कि वो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ 311 में एक्शन लेके पहले नौकरी में निकालो। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि हर डिपार्टमेंट में 3 साल की जो पॉलिसी है स्टे वाली, ये पूरे तरीके से बरकरार होगी, और सिर्फ लोअर रैंक्स में नहीं, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस वाले ही क्यों, और महकमे भी हैं, क्योंकि इसमें नाम सभी का आता रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और जो बिल्कुल लोएस्ट रैंक के पुलिस वाले होते हैं, उनमें दबाव भी ऊपर से पड़ता है, प्रशासनिक तौर पर भी पड़ता है। आपका इससे कहना है। लेकिन इस कदम से ये तो साफ हो गया कि एक गंभीर समस्या है, इस पर सरकार एक्शन लेना चाह रही है, कदम उठाना चाह रही है। ये गंभीर समस्या है, इसका एक बात सामने आई है। और पहली बार कोई व्यक्ति जो है, जैसे सिंह साहब हमारे हैं, पहले भी सीएम रहे हैं, उन्होंने माना कि हाँ, पंजाब में समस्या है जिसमें कि अलग अलग विभागों के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं कि इसका जो ड्रैगनेट है, इसमें जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हैं। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में आमतौर पर कई बार क्या होता है, वहां से भी होता है। ये सिर्फ एक तरफा, एक सिर्फ पर्टिकुलर स्मॉल सेगमेंट में कार्रवाई नहीं। आई होप कि सीएम साहब ने जो नोटिस लिया है और पूरे देश को बता दिया है कि हाँ, हमारे पंजाब में समस्या है, सीरियस समस्या है। इसको अगर ढंग से उन्होंने टैकल किया, अलग बिना किसी ऐसे भेदभाव के, इस प्रकार के पॉसिबल दोषारोपों
whatever you call it, that pointing out a person that hey, आपके ऊपर फिंगर उठ रही है, तो अगर इसको ढंग से इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप होता है। बट एनी हाउ इट्स द बिगनिंग, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी जुड़ने के लिए। वाकई में चिंताजनक स्थिति है जो पंजाब में है, एक कदम उठता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसको और व्यापक करना पड़ेगा। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब एनडीटीवी की खबर का असर, और ये खबर मध्य प्रदेश से है। एनडीटीवी ने फरवरी में भोपाल नगर निगम में अनुग्रह राशि घोटाले का खुलासा किया। 4 महीने बाद लोकायुक्त पुलिस ने 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घोटाले में मृतक मजदूरों के अंतिम संस्कार, सहायता राशि की हेराफेरी से जुड़ी कई अनियमितताओं का पता चला था, जिसमें जीवित व्यक्तियों और फर्जी खातों के नाम पर धन की निकासी भी शामिल है। तो इस पर लोकायुक्त एसपी मनु व्यास से बात किए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी। कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने खुलासा किया था कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संबल योजना के तहत मृतकों के नाम पर पैसे का बंदरबाट हो गया, लेकिन वो कभी मृतक थे ही नहीं, वो जिंदा थे। और ऐसे कई लोगों को हमने ढूंढ निकाला। अब आखिरकार लोकायुक्त ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त लोकायुक्त एसपी हैं। सर, क्या मामला हुआ था? हमने बड़ी मेहनत की थी शुरुआत में और फिर आप तक जाकर ये जांच पहुंची है। एनडीटीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपने उठाया। उसके बाद से फिर इस प्रकरण को जैसे शिकायत आई तो यहाँ पर जांच पर ये संबल योजना के अंतर्गत यह पाया गया कि बहुत सारे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक को खुद की नॉमिनी बनाते हुए वो संबल योजना के लाभ लेते हुए उनके पैसे निकाल लिए गए। इस पर से लोकायुक्त पुलिस ने जांच करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 17 जैडो और वार्ड अधिकारियों के अगेंस्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं और विवेचना भी जारी है। सर, जैसे उस वक्त हमने मोहम्मद कमर को ढूंढ निकाला, एक महिला थी चांदबड़ में, उनको ढूंढ निकाला, काफ़ी नाराज़ भी, वो भी उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम कैसे मृतक हो गए, हम तो जिंदा हैं। तो क्या वो लोग भी आए थे, उनके भी बयान वगैरह हुए हैं? इन सभी को नोटिस दिए गए हैं। अभी विवेचना में सभी से कथन लिए जाएंगे और सबके वेयर अबाउट्स देखे जाएंगे और साथ ही मनी ट्रेल हम लोग देख रहे हैं कि किन किन हितग्राहियों के खाते में पैसे गए और किसका क्या रोल है, तो वो सब चीज़ों का सर्टन किया जाए। सर, हमारी जांच में एक बात सामने आई थी कि जो जेडो हैं उनके तो ये पावर्स में नहीं था कि ये पैसे दे पाएँ, तो ये कैसे हुआ? क्या उनको ऊपर से किसी ने डेलीगेट किया था कि आप ये पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से वो संभव नहीं था नियमतः? नहीं, जो जैडोस को है ये पावर डेलीगेट की गई थी संबल योजना के अंतर्गत और उसी पावर को ये लोग एंजॉय कर रहे थे और इसका मिसयूज भी। पर ये नियमों में तो नहीं है ना, आपकी जांच में से पता अभी ये जांच का विषय वस्तु है कि किस तरीके से इनको दिए गए और किन नियम के तहत इनको ये वित्तीय अधिकार दिए गए, ये सारे विवेचना में। तो अभी कितने अधिकारियों तक आप 17 या 22 लोगों तक आपने नोटिस दिए? अभी 17 अधिकारियों कर्मचारियों के अगेंस्ट में हमने नोटिस दिया गया और जैसे जैसे हम लोग जांच करेंगे, अगर और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उनको मुलजिम बनाया जाएगा। पर आप ये इंश्योर करेंगे कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत गरीब लोगों के पैसे हैं उनके नाम? नहीं, ये तो संभव ही नहीं। एक बार प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है तो उसमें जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई होगी और कोई इसमें संभावना ही नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमने एक लंबी तफ्तीश की थी, कई लोगों को ढूंढ निकाला था जिनको कागजों में मृतक बता दिया गया था, लेकिन वो जिंदा ही थे। और अब एक एक करके जो लोग इसमें जिनके नाम आ रहे हैं सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और कई लोगों पर प्रकरण भी पंजीबद्ध होने की दिशा में लोकायुक्त पुलिस आगे बढ़ गई है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। पाकिस्तान में एक पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या की गई है, घात लगाकर इसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में लगातार इस तरह के मामले बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमा शंकर सिंह। पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और अहम आईएसआई ऑपरेटिव आमिर हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हत्या सोमवार को झेलम जिले में की गई। हमजा की कार पर 4 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ये सभी हमलावर
मोटरसाइकिल पर सवार थे और हमले के बाद, हत्या के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के समय कार में हमजा की पत्नी साफिया और बेटी मुस्कान भी थी। ये दोनों भी हमले में घायल हुई हैं। हमजा पर हुए हमले का चश्मदीद उसका भाई मोहम्मद अयूब है, जो एक दूसरी कार में अपनी भाई की कार के पीछे आ रहा था। पुलिस में शिकायत उसी ने दर्ज कराई। पाकिस्तान पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हमजा की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और हमलावरों ने कार से किसी सामान को लूटा भी नहीं। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक यह एक टारगेटेड किलिंग है। सवाल है कि हमजा को किसने मारा। पुलिस अभी इस बात की पड़ताल कर रही है। वैसे आमिर हमजा का मारा जाना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व ब्रिगेडियर और आईएसआई ऑपरेटिव भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में आतंकवादियों का सरगना था। ये 2018 में जम्मू और कश्मीर में हुए सुजवा आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। सुजवा आर्मी कैंप पर हुए हमले में 6 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 1 दर्जन से अधिक घायल हुए थे। आमिर हमजा ऐसा पहला पाकिस्तानी नहीं है जिसकी इस तरह से हत्या हुई है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में कई ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। जिसकी भी हत्या की गई है उसका संबंध किसी न किसी तौर पर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों से रहा है, आतंकवादी गतिविधियों से रहा है। पिछले साल नवंबर में लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद की हत्या कर दी गई थी। उसका शव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास मिला था। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। ख्वाजा शाहिद भी सुजवा आर्मी कैंप हमले में शामिल था, ऐसा भारतीय एजेंसियों का मानना है। पिछले साल दिसंबर में ही अदनान अहमद नाम का एक और पाकिस्तानी जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। अदनान अहमद का जो दूसरा नाम है अबू हंजाला था। हंजाला लश्कर-ए-तोयबा का एक हाई रैंकिंग कमांडर था और इसने जम्मू और कश्मीर में सेना के काफिलों पर कई हमले कराए थे। अक्टूबर 2023 में ही जैश-ए मोहम्मद के एक और आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट के एक मस्जिद में हत्या कर दी गई थी। शाहिद लतीफ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए फिदाई हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में हो रही ऐसी हत्याओं के लिए पाकिस्तान भारत की एजेंसियों पर सवाल उठा चुका है। इसी साल जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद ने भारत पर आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान की जमीन पर हत्याएं करा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक करीब 20 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन यह पहली बार था, जो जनवरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऐसा आरोप भारत पर लगाया। पाकिस्तान के शक का आधार दरअसल यही है क्योंकि जिस भी शख्स की हत्या हुई वो भारत के खिलाफ आतंकी योजनाओं में, आतंकी गतिविधियों में और आतंकी हमलों में शामिल था। भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ऐसी उसकी नीति नहीं रही है और वो इस तरीके से हत्याएं नहीं कराता। तो सफदरजंग अस्पताल में हीट वेव से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। सफदरजंग अस्पताल में 5 लोगों की जान गई। अब तक 27 मरीज भर्ती हुए हैं। आज हीट वेव की वजह से 15 लोग भर्ती हुए। आई ज़्यादा जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी परिमल के पास। परिमल, एक दिन में 10 लोगों की जान गई है। तापमान लगातार दिल्ली का बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पे, और यही बड़ी वजह है कि ये आंकड़े निकल कर आए हैं और अपने आप में डराने वाले हैं। निधि, इससे पहले कोई आंकड़ा साझा नहीं किया गया था, लेकिन ये पूरा आंकड़ा देखो ओवरऑल सीजन का, तो 2 केंद्र सरकार के अस्पतालों में 18 मरीजों की मौत सिर्फ हीट वेव की वजह से हुई है। इसमें सस्पेक्टेड डेथ मान रहे हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन है कि हीट वेव की वजह से हुई है। साथ में दिल्ली सरकार का एक अस्पताल है लोकनायक हॉस्पिटल, उसमें पिछले हफ्ते भर में 2 लोगों की मौत हीट वेव से हुई है। यानी कुल मिलाकर जो अभी तक फिलहाल आंकड़ा है वो 3 अस्पतालों का, जिसमें 2 केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं, एक दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, 20 लोगों की मौत हीट वेव के चलते हुई है। और यही बड़ी वजह है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की और साथ में कहा कि केंद्र सरकार के जो भी अस्पताल हैं वहां पे अलग से हीट वेव को लेकर एक यूनिट बननी चाहिए। और कई अस्पतालों में है भी वो, हमने देखा था कि हमने रिपोर्ट किया था आरएमएल अस्पताल में पहले से हीट वेव को लेकर, हीट स्ट्रोक को लेकर एक यूनिट बनी हुई है। जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो केंद्र सरकार का अस्पताल है, वहां भी बना हुआ है। और पहले भी हमने देखा
कि लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हीट वेव को लेकर जो लू है उसको लेकर चेतावनी दी गई है कि किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में 20 लोगों की मौत पूरे सीजन में और आज 10 लोगों की मौत 2 अस्पतालों में सिर्फ हीट वेव की वजह से अपने आप में चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक स्थिति है परिमल अपने आप में, और इसका बहुत असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, दिल्ली नहीं आसपास के तमाम राज्यों में। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना है। जिस तरह से बेतहाशा गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ते तापमान है, आप देखिए दिल्ली में तो एक दिन में 10 लोगों की जान चली जाती है। शरीर पर क्या असर हो रहा होगा, खासकर जो घरों से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश भी होती नहीं दिख रही है, ऐसे में गर्मी से होती मौतें चिंता बढ़ा रही हैं। इंसान के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बाहरी तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और इंसान 42 डिग्री तक तापमान सह पाता है। तो सोचिए शरीर पर बढ़ते तापमान का क्या असर पड़ रहा होगा। अर्थ साइंस मंत्रालय के मुताबिक सन 2009 से 22 के बीच आप कहें गर्मी से 6,751 लोगों की मौत हुई, और एनडीएमए के आंकड़े तो 11,000 के पार हैं, और संख्या कहीं ज़्यादा होगी, आधिकारिक ये आंकड़े ही हैं। बढ़ती गर्मी से शरीर पर कितना असर पड़ता है, शुगर, ब्लड प्रेशर का खतरा, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अवसाद, थकान, शरीर में खिंचाव हो सकता है, गर्भ पर भी असर पड़ रहा है, पानी की कमी, खून का बहाव धीमा, वक्त से पहले बच्चे का जन्म, या तेज़ गर्मी में के कारण काम करने से गर्भपात भी हो सकता है, गर्भ में बच्चे की मौत का खतरा भी है। तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो सामने आ जाती हैं जो हमारी चिंता बढ़ा रही हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सुभाष गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर गिरी, क्या करें ऐसे में? आपने देखा आज दिल्ली में 10 लोगों की मौत एक दिन में 24 घंटे में हुई है, क्या कर सकता है आम नागरिक? देखिए, सबसे पहले है इससे बचाव। हमें गर्मी से अपने आप को बचाना है। गर्मी का जो पीक टाइम है, जो मॉर्निंग में लगभग 12 बजे पीक आ जाता है और 4 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उसके दौरान बिल्कुल बाहर ना जाए। कोई यदि ऐसी एक्सीजेंसी है, कोई इमरजेंसी यदि जाना भी पड़े तो घर से पानी पी के जाए, छाता लेके जाए, और जो पॉसिबल हो तो छाया वाला रास्ता या किसी तरह से छाया वाले उसमें रहे, और जल्दी से जल्दी ठंडी जगह पे पहुंचे। यदि किसी वजह से लू लग जाती है तो सबसे पहले लक्षण जो हम देखने को जो मिलते हैं, आदमी को फैटीग महसूस होता है, उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, कई बार चक्कर आने लगते हैं। तो उसी टाइम वो वहां गर्मी से हट जाए, ठंडी जगह पे जाए जहां हवा भी हो, ठंडापन हो, पानी पिए, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लिक्विड्स भी उसको दें। यदि फिर भी उसको आराम नहीं पड़ रहा तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके साथ में जब हम किसी को बोलते हैं कि उसको लू लग गई या हीट स्ट्रोक पड़ गया, वो एक सीवियर कंडीशन है। इस टाइम पे इरिवर्सिबल चेंजेस बॉडी में आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का अपना जो बॉडी क्लॉक है, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो फेल हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, 46, 47 है। हमारी बॉडी का जो अपना सिस्टम जो बना हुआ है, वो बॉडी के कुछ हद तक उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है। डॉक्टर यूजुअली लू लग जाए तो क्या करें? सब अस्पताल नहीं जा सकते, तो ऐसे में क्या करें, संक्षेप में अगर आप बता सकें। लू लगने में अस्पताल जाना ही इलाज है, अदरवाइज उसकी मौत का एक कारण लू बन जाएगी। लू लगने का मतलब है कि आदमी के अंदर पानी कम हो गया, उसका शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री के बियॉन्ड चला गया, अब उसके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा, पेशाब नहीं आ रहा, उसको चक्कर आ रहे हैं या बेहोश हो रहा है। ये वो कंडीशन है, इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करें और नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी सेंटर्स हैं वहां पर जाएं, जहां पर के उसको ठंडे स्थान पे रखा जाए। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उसको ठंडे प्लेस पे रखा जाए, गीले कपड़े से को ढक दिया जाए, या पानी के टब में उसको नहलाया जाए। तो इस तरह से के प्रिकॉशंस के तौर पर और कुछ एहतियात के तौर पर ये स्टेप्स हम ले सकते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। अदरवाइज इमीडिएटली गाड़ी करिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। जिस टाइम पे हीट स्ट्रोक लग जाता है उस टाइम हम, ये बहुत ही कम टाइम होता है कि उसको हम रिवर्सल कर पाते हैं।
यदि रिवर्सल नहीं कर पाएंगे तो बॉडी के हर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। सबसे पहले उसका इफेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, उसके साथ में किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है और हार्ट पे भी उसका इफेक्ट आता है। हाँ, यदि उससे पहले की सिचुएशन है वो रिवर्सिबल सिचुएशन होती है, तो इसलिए रिवर्सिबल सिचुएशन को इरिवर्सिबल में चेंज होने से पहले आदमी को एकदम हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सुभाष गिरी जी, डॉक्टर साहब धन्यवाद जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि देखिए, एक तो आप गर्मी में बचे निकलने से, पानी पीजिए और अगर लू लग गई है तो अस्पताल जाएं, उससे गुरेज ना करें। बहरहाल आपको बता दें, इस बढ़ती गर्मी के बीच ये खबर ये दी जा रही है कि दिल्ली आसपास के इलाकों में मौसम बदल सकता है देश के, क्योंकि उत्तराखंड में बताया जा रहा है बारिश हो रही है और उसका भी असर होगा, तो पूर्वानुमान कहा जा रहा है कि मौसम बेहतर होगा। बहरहाल देश के बड़े शहर जैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में कंस्ट्रक्शन और जिस तरह से बहुत सारा आपस में जो सीमेंट्स का जितना एक पूरा मायाजाल है बिल्डिंग्स का बढ़ जाता है। कंक्रीट बिल्डिंग दिन में हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है और रात होते ही हीट को रिलीज़ करती है। यही वजह है कि बड़े शहरों में रहने वाले काफ़ी जो तापमान गर्म हो जाता है। तो इस पर हमारे सहयोगी CSC के प्रोग्राम डायरेक्टर रजनीश सरीन ने बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि देश के जो 6 बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वो हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव संकट के दौरान जो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट है वो इन 6 महानगरों में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ रही है, जो हीट वेव का जो संकट है वो लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। मेरे साथ रजनीश सरीन हैं जो एक्सपर्ट हैं अर्बन हैबिटेट में और उन्होंने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है। पहला सवाल ये है कि इस हीट वेव संकट के दौरान, इससे पहले भी गर्मी बढ़ती रही है दिल्ली में, पर हम ज़्यादा क्यों महसूस कर रहे हैं गर्मी को? देखिए, अब जब आप आज की डेट में जब बात कर रहे हैं ना कि अब 10 साल, पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या क्या बना, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली में खुद तो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके आसपास पे जितने भी हिंटरलैंड थे, वो जो कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, कुछ भी था, उसमें भी अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो गया। दिल्ली का 2 तरीके से रुझान जो है बदल गया। तो अब कंक्रीट इतना ज़्यादा हैवी हुआ है आपके पास। कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है? उसका इशू ये है कि वो एक अपने आप में दिन में तो आपको गर्मी बहुत फेंकेगा, दूसरा वो एब्जॉर्ब बहुत करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रात को हीट फेंकना शुरू करता है बाहर। अब आप रात को घर पहुंचे, एक तो ऑलरेडी गर्मी थी, ऊपर से कंक्रीट ने अब वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, उतना हीट एनवायरनमेंट में आया, प्लस आपने AC ऑन कर लिया। अब ये सारी हीट जो है ना एनवायरनमेंट में बाउंस करती रहेगी। तो आपका दिन और रात का जो डेल्टा होता था कि सुबह का तापमान अलग है, शाम को दोपहर में अलग होता था, रात में अलग हो जाता था। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा टाइम आपको कोई डेल्टा नहीं मिल रहा, मतलब कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली उसी टेम्परेचर पर चल रहा है। कहीं कहीं देखिए आप कंटिन्यूस यूज़ के बाद अभी AC फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हीट आइलैंड इफेक्ट का है। तो आपके पीछे जो ये तस्वीर है स्टीफन, जरा ये तस्वीर दिखाइए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और सब एक दूसरे से लगता चिपकी हुई है, इसमें स्पेस नहीं है बीच में। और रात दिन भर में तो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बहुत गर्म हो जाते हैं और आप ये कह रहे हैं कि रात को जो जमा है गर्मी उसमें वो फिर धीरे धीरे रिलीज़ होता है। और इसलिए आज भी मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर औसत से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जी, अभी जैसे कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग का रंग भी सफ़ेद है, सब कुछ होने के बावजूद भी, पर हमने उस पर स्टडी करा और उसमें भी शोध यही निकल के आता है कि भाई टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि आपका सड़कें काली हैं, पार्किंग ग्रे है, उसके बाद बिल्डिंग के रूफटॉप भी ग्रे हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स अपने आप में जो कम से कम 75% ऑफ एरिया घेर के बैठा हुआ है, उसमें ग्रीन की परसेंटेज बड़ी छोटी हो गई। ऊपर से पानी के स्रोत जितने भी थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब ये तो हमको मालूम है कि पानी और पेड़ ये दोनों हमारे बचाव के रास्ते हैं। अब दोनों धीरे धीरे कम हुए परसेंटेज में और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो ये हीट और रेजोनेट करेगी। और आपको बता दें, दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी ने एक बैठक की है, अहम बैठक की है, जिसमें दिल्ली के हालात का जायज़ा लिया गया है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, पानी की कमी भी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं। मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में होना है, जिसमें कई बच्चे भी हिस्सा लेंगे। इनसे बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करने के लिए श्रीनगर आ रहे हैं। दल के किनारे वो बच्चों के साथ जो है वो योगा करेंगे। हमारे साथ कुछ योगा चैंपियंस हैं जो उनके साथ योगा करेंगे। आप लोग योगा करने वाले हैं? क्या क्या आसन सिखाया गया और क्या क्या बोला गया? बहुत सारे आसन सिखाए गए हैं। हाँ। बहुत सारे आसन किए भी है। नेशनल भी खेला है। नेशनल भी खेला है। आप कितने साल की हैं? 8 साल। 8 साल की। क्या क्या आसन करती हो आप? बहुत आसन आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आसन कौन सा था? ब्रीदिंग, स्टेबिलिटी, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा अच्छा लगता है? आसन। यंगस्टर्स बहुत कुछ कर सकते, कोर्स अगर योगा ज्वाइन करे बहुत कुछ कर, मतलब फ्यूचर में भी इसका मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नेशनल्स खेले हैं। आप सबने नेशनल्स खेले? हाँ जी। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? मैंने पहला नेशनल खेला था यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने खेल चुकी हो? 4। और आप? अभी मैं एज उतनी नहीं है, छोटी हो। और आप? मैंने अभी एक ही नेशनल खेला है पंजाब में। पंजाब में तो बहुत चैलेंजिंग लगता है जी। यंगस्टर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्यूचर कहते हैं और ये जो योगा है वो एक डिसिप्लिन लाता है बॉडी में। आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली योग जो है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ राइट लिविंग। तो योग के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री हमारे जो है ऑनरेबल प्रधानमंत्री, तो उन्होंने योग आसना को रिकॉग्नाइजेशन दिए एज अ स्पोर्ट्स। तो ये सारे बच्चे योग आसना के प्लेयर हैं और इन्होंने नेशनल लेवल के खेले और एक प्रमोशन जा रही है योग के लिए। और चाहे योग हो या योग आसना हो, तो ये एक लाइफ का एक अभिन्न अंग बनने वाला है यहाँ पे। योगा अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल ही है सबसे पहले। हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसमें चेंज आती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज, हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आती है। लाइक मेरा पहले थायराइड था और उसके बाद जब मैंने आज से 5 साल पहले योगा को ज्वाइन किया तो मेरे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई, तो वो चेंज आया। ये अच्छी बात है कि टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी एंड टू अवॉइड द डिजीजेस एंड डेंजरस डिजीजेस वी शुड प्रोवाइड योगा, वी शुड प्रमोट योगा। और आपको अब लिए चलते हैं शिमला और उत्तराखंड। पहले शिमला के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। राहत की बारिश हो रही है। रिज और माल रोड पर तेज़ तूफान के साथ बारिश हुई। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। शिमला सहित धर्मशाला और जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर भी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस बारिश से 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। शिमला मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन मौसम में बदलाव होगा। और अब अगली तस्वीर आपको अब लिए चलते हैं हम आपको उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के दृश्य हैं। यहाँ पे कई ज़िलों में बारिश शुरू हो गई है। देहरादून में शुरू हुई जमकर बारिश हो रही है। बारिश से मौसम बिल्कुल बदल गया है। कहा जा रहा है 6 डिग्री तक तापमान में कमी महसूस की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें, राहत की सांस तो ले ही रहे हैं अब जिस तरह से बारिश हुई है, क्योंकि देहरादून में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई थी। गढ़वाल, कुमायूं, टिहरी में लोगों ने वहाँ पे इन इलाकों में बारिश हो रही है जहाँ पे राहत की सांस अब हमारे जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड ले पा रहे हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।